नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम इंद्र दमन तिवारी है और मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर में उसी विधि संकाय में खड़ा हूँ जहाँ पे आप सभी एडमिशन लेने की आपकी इच्छा है, आप सभी ने आवेदन किया है। और मेरे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इसी LLM पाठ्यक्रम में अभी द्वितीय वर्ष के छात्र, अभी इनका थोड़ी दिन पहले रिजल्ट आया है, स्वराज। तो स्वराज, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज शुक्ला है। मैंने LLB 2023 में लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पास की है और मैं समय LLM का छात्र हूँ। LLM आपका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है? जी। फर्स्ट ईयर में कैसा रिजल्ट आपका रहा? फर्स्ट ईयर में रिजल्ट बढ़िया रहा, दोनों में 75% नंबर लगभग नंबर थे। ठीक है, हम लोग चूँकि समय काफ़ी कम है तो अभी सीधे हम लोग वो बात करते हैं, वो सारे सवालों की बात करते हैं जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी का LLM का एंट्रेंस देने के लिए आ रहा है, उसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर विषयवार बात कर लें तो आपको क्या लगता है कि जो बचा हुआ समय है उसमें और वास्तव में किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है LLM के एंट्रेंस के लिए आज से? जितना मेरा अनुभव है वो ये है कि सारे विषय लगभग वही 10 से 15 क्वेश्चन सबके आते हैं। कोई भी विषय ऐसा नहीं रहेगा जो छोटा सा रहे कि जिसमें 5, 6 या 8 क्वेश्चन आए। लगभग 10 से तो अधिक सब में क्वेश्चन आएंगे ही। बाकी होता क्या है कि हम लोग जैसे पिछली बार का पैटर्न था तो इंटरनेशनल लॉ में कई बार उन्होंने GS के सवाल ही पूछे, जैसे कि ICC का प्रोसिक्यूटर कौन है या इस समय ICJ का हेड कौन है। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, तो इसमें भी जो लोग छोड़ देते हैं कुछ तो वो देख लेना चाहिए। बाकी तो लोग देखते ही हैं। जैसे होता क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में के सवाल आते हैं, कई बार तो हम लोग केवल स्कूल्स पढ़ के ही छोड़ देते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सब भी पढ़ना चाहिए और सबसे भी सवाल आते हैं और ज़्यादातर सवाल ही इसी से आते हैं। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आपसे सीधे पूछ लें कि ये डेफिनेशन किसकी है। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन राइट्स, ड्यूटीज़ और आपका पोजीशन, ये मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और थोड़ा बहुत जो स्कूल अगर आता है तो रिलीजन स्कूल पे थोड़ा सा फोकस रहता है, जो मेरा अनुभव है। जी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल क्या ऐसे आते हैं कि केवल बैरक पढ़ करके अगर कोई आ रहा हो कि आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में वो है, तो या कुछ लीडिंग केस लॉज पढ़ करके आने का जो ट्रेंड है कि ये पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसे वाला? पिछली बार का जो अनुभव है मेरा, उसमें ये था कि एलिमिनेशन मेथड, कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि ये सवाल है, ये केस किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 4 में से कि ये केस इससे रिलेटेड नहीं हो सकता। या आपसे पूछ लिया गया कि ये प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड कौन सा केस हो सकता है, तो मान लीजिए आपको पता है कि ये 3 केस से रिलेटेड नहीं होंगे तो चौथा अपने मन से होगा। ऐसे पिछली बार जितना मुझे याद है 3 सवाल ऐसे थे जिसमें से हमको ये पता चल रहा था कि ये 3 केस जो लीडिंग केस थे 3, कि ये इससे मनेका गांधी का केस था, तो ये पता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। इसमें आपका गोल्डन ट्रायंगल आया, केशवानंद भारती हमको पता था, सज्जन सिंह का पता था। उसी के बाद उसमें पूछ लिया गया कि नीरू करके केस था जो फैमिली लॉ रिलेटेड था, वो पूछ लिया गया कि ये किसका है, तो पता चल रहा था कि अच्छा ये अलग है, ये वहाँ से रिलेटेड है। तो ऐसा एलिमिनेशन मेथड के भी कुछ सवाल आ जाते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें तो देखिए सीधे सीधे सवाल तो ऐसे नहीं आते कि आर्टिकल 48 में क्या है, इससे 1 या 2 सवाल आ जाते हैं कई बार, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट रूल ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग से होते हैं कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम बांटते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या ऐसा रहा है कि 75 तक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, 124 के आगे नहीं पूछे जाते हैं? जी, ऐसा बिल्कुल होता है कि 175 ज़्यादा सवाल रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 124 के बाद सवाल पूछे ही ना जाएँ। मीन्स इंडेमनिटी गारंटी जी, हाँ, अगर मान लीजिए 15 सवाल आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो 10 सवाल 1 से 75 तक के बीच में रहेंगे। उसके बाद जो रहेंगे वो आपके इसके बाद के रहते हैं, 3-4 सवाल 5 सवाल आते ही हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन इसमें श्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ पूछ लिया, या एजेंसी पूछ लिया, बेलमेंट पूछ लेते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फैमिली लॉ की अगर बात करें तो फैमिली लॉ में जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का हिस्सा है, दोनों अलग अलग हिस्सा है, तो क्या दोनों में कुछ ऐसा है कि एक हिंदू लॉ के सवाल ज़्यादा हैं, मुस्लिम लॉ के कम है, ऐसा है क्या कि बराबर रहता है? पिछली बार तो लगभग बराबर ही था। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या सवाल रहता है? सवाल ऐसे बहुत डीप नहीं होते जितने मेरा अनुभव जो है, कि उसमें ये रहता है कि आपका सीधे सवाल रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग से, जैसे 3 तलाक है तो हम लोग को पता है 3 तलाक बैन हो चुका है, लेकिन 3 तलाक का नाम क्या था, से पूछ लेंगे कि 3 तलाक का नाम बता दीजिए, कि 3 तलाक आपको बताना पड़ेगा। जैसे मतलब वो टेक्निकल नेम? हाँ, टेक्निकल नेम आपसे पूछ लेंगे, क्यों बताना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि तलाकुल बैन का मतलब क्या है, BAIN, इसका मतलब बता दीजिए, इसका अर्थ क्या होता है। तो वो ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो आपको लगे कि हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग से, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको लगेगा ये तो हमको पता था लेकिन शायद मैंने पढ़ा नहीं। और पर्सनल लॉ से भी सवाल आते हैं? हाँ, मतलब मान लीजिए कि पिछली बार का सवाल था कि मतलब उसमें जो ऑप्शन था उसका वो दूसरा था, उसमें पूछ लिया था कि जो 6 हैं उन पे कौन सा जो लॉ है वो लगता है। जैसे कि ये नई बात है कि
हम लोग बार बार हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन सवाल सिख का पूछा गया है। सिख से पूछ लिया गया था, उसमें था कि कौन सा है आपका सिख का एक मतलब कई सारे सवाल जिसमें हिंदू लॉ भी उन पे लगता है, इसके अलावा उनका मतलब सिख लॉ से रिलेटेड कुछ था, सिख हाँ, के हाँ। पर्सनल लॉ से related। उसमें भी था। बाकी एक सवाल ऐसा था कि जो मुस्लिम लॉ केवल शरिया ही नहीं है, मुस्लिम लॉ में जैसे एक अलग सेक्ट है उनका, तो उसका भी लॉ था, तो वो पूछ लिया था कि तो उसमें ऑल ऑफ द अबव उसका सही आंसर था। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो हमने उनको लगता है कि नहीं मुस्लिम लॉ मतलब कि यही यही पर्टिकुलर एक्ट हो गया या शरिया हो गया, ये हो गया। और हिंदू लॉ में क्या स्थिति रहती है? हिंदू लॉ में एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं सीधे, या माइनॉरिटी गार्जियन से? हाँ, इन सबके सवाल रहते हैं। थोड़ा सा मैरिज एक्ट का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, इनसे भी सवाल रहते हैं। मतलब 2 से 3 सवाल तो रहते ही हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो अछूता सा रहे कि इनको नहीं छुआ गया, ये अलग अलग रह गए, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल आते एक हैं। स्वराज एक बहुत मतलब एक ट्रेंड में सवाल है कि सिलेबस में लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए सिलेबस में लॉ ऑफ क्राइम्स वर्ड यूज है। तो लॉ ऑफ क्राइम्स का मतलब क्या समझा जाए? आईपीसी समझा जाए, मीन्स नया वाला भी अगर कह लें तो बीएसए समझा जाए, सीआरपीसी समझा जाए और एविडेंस सब समझा जाए? क्राइम पे आईपीसी और बीएनएस बस, प्रोसीजर का नहीं आता है यहाँ पे। जी। प्रोसीजर नहीं, केवल सब्सटेंटिव लॉ पे क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, ये चीज़ जरूर ध्यान देने योग्य है कि बीएनएस के साथ साथ आईपीसी भी पूछ ली जाती है। जी। वो कहा जाएगा कि आपका लॉ ऑफ क्राइम लगा है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि कोई भी सवाल पूछ लिया गया, मान लीजिए कि मर्डर है, कि मर्डर आईपीसी में कहाँ डिफाइन था, या पूछ लिया गया कि बीएनएस में मर्डर कहाँ डिफाइन है या क्या बदलाव आया है। जैसे ये पूछ सकते हैं कुछ भी कि नई क्या, जैसे आईपीसी से बीएनएस में इनमें से क्या परिवर्तन किया गया। 4 चीज़ें दे देंगे कि आपको जो आएंगे दोनों ही, लेकिन तो ये मतलब रहेगा प्रयास ये करें कि कॉम्पिटिटिव स्टडी करें। जी दोनों, क्योंकि जितने हाल फिलहाल के भी एग्ज़ाम थे जो भी लोगों ने दिए हैं, तो उसमें भी यही कई जगह सिलेबस में लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ क्राइम या लिखा हुआ है बीएनएस, लेकिन आईपीसी के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि उनमें क्या परिवर्तन आया है। हाँ, ये नहीं पूछेंगे कि आईपीसी के इस सेक्शन में क्या दिया था, ये नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि दोनों में क्या अंतर आया, या आप बीएनएस के किस सेक्शन में क्या हो गया है, ये ज़रूर आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट की अगर बात करें, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो भी आप पढ़ते हैं, उसकी अगर बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट की क्या स्थिति रहती है, क्या कैसे सवाल रहते हैं? मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट के सवालों का भी उतना ही हिस्सा रहता है जितना इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का? लगभग सबका वही हिस्सा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी से 5-7 सवाल आ गए और किसी से 25 सवाल आ गए। कैसे सवाल, टॉर्ट के क्या सवाल आते हैं? कुछ याद आ रहा है? टॉर्ट के भी प्रॉब्लम बेस्ड सवाल रहते थे। पिछली बार तो 2-4 प्रॉब्लम बेस्ड सवाल थे। जैसे हम लोगों ने बहुत प्रोमिनेंट केस पढ़ा स्मिथ वर्सेस बेकर का, इसमें तो देखकर। हाँ, तो उसका इफेक्ट दे दिया कि इसमें क्या होगा, जो उसकी रीजनिंग थी वो। हाँ, या कई बार पूछ लेते हैं किस कोर्ट ने जजमेंट दिया, कि जैसे ये था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दिया या चांसलर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रिवी काउंसिल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या चांसलरी कोर्ट जो भी है, तो केवल जजमेंट याद कर लेना या केवल केस लॉ याद करना ठीक नहीं है। उसके साथ में अगर हो पाए तो उसकी जो किसने उसको निर्णित किया ये भी पढ़ना है। टॉर्ट की बात हम लोगों ने करी, कॉन्ट्रैक्ट की करी, कॉन्स्टिट्यूशन की करी, जूरिस्प्रूडेंस हो गया और इंटरनेशनल लॉ हो गया। इसके अलावा क्या लीगल जीके किस्म का लोगों के मन में सवाल है कि जैसे कुछ हाल फिलहाल का अमेंडमेंट है, कोई पार्लियामेंट में कुछ नया हुआ, या कुछ कोई बड़ा डेजिग्नेशन कोई बदला, जीके किस्म के भी सवाल रहते हैं क्या? जीएस ना हो कि वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी हो सकता है, कि ये कि मान लीजिए कि 106 अमेंडमेंट अभी नया है, तो वो उस पर क्या हुआ, या कोई पुराना अमेंडमेंट पूछ लेगा कि इस पर कोई केस लॉ दे देगा, ये केस लॉ किससे संबंधित है, किस अमेंडमेंट से संबंधित है, ऐसा कुछ रहेगा। ये जो जीएस वाला पोर्शन रहेगा कि मान लीजिए कि वो तो नहीं आएगा, उसे नहीं रहता। पिछली बार जरूर सवाल आए थे, 2 सवाल मुझे याद हैं जो पूछ लिए थे। बाकी जीएस का सच नहीं रहता। हाँ, ये तो तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो सकती है, और आपका इंटरनेशनल, जैसे हाँ हमने इंटरनेशनल लॉ में बताया कि उस समय का कुछ आईसीजे के समय। तो अब हम लोग दोबारा से उन्हीं सवालों पर आते हैं कि एक एक चीज़ की अगर बात कर लें, ये पहले तो हम सबकी बात कर लें कि सबके पास कुछ ना कुछ है। किसी के पास कोई गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन सब किसी न किसी के पास सब कुछ है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ और इन लोगों के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या कोई एक खास एक ऐसी गाइड है जो केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस के लिए छपती है, जो पढ़ने से रामबाण किस्म की हो वो सब हो जाए? ऐसी तो कोई गाइड मेरे जानने में नहीं है। ये है कि जो मतलब पर्टिकुलर उसका जो लगभग सिलेबस है वही सीयूईटी में भी है, वही सिलेबस अन्य विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटीज उनका भी है, तो कोई बहुत अंतर नहीं होता। और पर्टिकुलर कोई ऐसी गाइड नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका सबमिट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता नहीं है। ये देखिए, ये मेरे कहने से अगर आप नहीं मान रहे थे तो इनके कहने से मान लीजिए, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है, इसलिए हूबहू वो 100 सवाल ला करके बताना मेरे लिए भी, इनके लिए भी, किसी के लिए भी मुश्किल है। आप भी पेपर देके निकलते हैं तो हो सकता है 2-4 सवाल आप मुझे बता दें, 10 सवाल बता दें, तो वही इकट्ठा हो सकता है। हूबहू वो पेपर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
आंसर की मिल जाएगी, पेपर आपका वहीं का वहीं जमा हो जाएगा। आप किताबों की बात बता रहे थे। हाँ, तो किताबों के लिए यही है कि जो हम नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं वही, जैसे जो भी जहाँ से भी तैयारी की, किसी भी गाइड से हो या किताब से हो, जहाँ से जो पढ़ा वही ही लगभग उसी से सवाल बनते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत डीप में सवाल नहीं आएंगे कि जो बहुत आपसे एकदम सवाल घुस के पूछे जाए, बहुत अंदर की चीज़ पूछ ली जाए, लेकिन ये है कि वो ऐसे रहेंगे सवाल जो नॉर्मल सवाल रहते हैं, जो आपको बेसिक से सवाल रहते हैं वैसे रहेंगे। बाकी MCQ के लिए आप कोई भी गाइड प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आप लगा रहे हो। MCQ तो किसी भी गाइड से आप लगा सकते, सब में लगभग वही रहते हैं जी। और इंटरनेशनल लॉ के हिस्से की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे UN चार्टर कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, UN चार्टर से भी सवाल आते हैं कई बार, ऐसे बेसिक सवाल, जैसे मान लीजिए कि 6 उसके ऑर्गन्स हैं, हम लोग 6 के नाम कई बार भूल जाते हैं, कई बार उसमें से दे देगा अलग ट्रस्टीशिप काउंसिल है कि क्या ये पार्ट है कि नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से सवाल उससे भी रहेंगे। UN चार्टर से रहेगा कि UN चार्टर से डेट पूछ लेते हैं कि कब आया, इसका अडॉप्शन डेट क्या है, या ये सब चीज़ें डेट से पूछ लेंगे। बाकी केवल UN चार्टर, जैसे लॉ ऑफ द सी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ द सी देख सकते हैं कि कौन कौन सी कन्वेंशन किस डेट को आई, या कौन सी कन्वेंशन किस लॉ से रिलेटेड है। कि पिछली बार का एक सवाल था जो जिसमें था कि एक कन्वेंशन पूछी गई थी, वो एनर्जी लॉ से रिलेटेड थी, लेकिन एनर्जी लॉ उस समय जो था, एनर्जी लॉ का जो एनर्जी लॉ से था, लेकिन उसमें तीनों जो थे और वो इंटरनेशनल लॉ के थे, तो उनसे रिलेटेड नहीं था। तो एलिमिनेशन मेथड जो मैंने पहले बताया था वो भी इसमें लगा था, हालांकि जो रिलेटेड था वो एनर्जी लॉ से था, लेकिन 3 वो जो थे वो आपके इंटरनेशनल लॉ थे, तो तीनों गलत थे, एनर्जी लॉ सही था। मैं एक हल्का सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें कितनी तुक्केबाजी कितनी चल सकती है? देखिए, माइनस मार्किंग है नहीं, तो तुक्केबाजी तो बिल्कुल होती है। पिछली बार का भी ऐसा था कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे उनका यही था कि सबने 50 क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर लोगों ने जो कि जय माता दी ABC डी जो भी उनको करना था लगभग वो भी रहा। तो कई बार की तुक्केबाजी भी हो जाती पेपर से, जो और था पिछली बार थोड़ा सा कठिन पेपर आया था, तो लोगों की थोड़ा सा तुक्केबाजी भी रही। माइनस मार्किंग है, सब लोग पूरा 100 के 100 सवाल करके आते ही हैं। करना भी चाहिए, आपको 100 सवाल करना भी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं इन्हीं के अनुभव से पूछूंगा। मैं कैटेगरी वाइज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि चाहे जनरल है, OBC SC कैटेगरी के हैं, EWS कोई भी कैटेगरी के, तो अगर उनको समझना है कि वो खुद सुरक्षित हैं, तो सबको लेकर के बात कर रहा हूँ, फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर के भी, कितने सवाल उनको मिनिमम करने हैं, किसी भी कैटेगरी के हों तो लगभग सही सवाल करने हैं। सही सवाल लगभग 70 तो आपके होने ही चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में 70 प्लस तो हो ही चाहिए, 70 या 70 से अधिक तो होने चाहिए, क्योंकि जो जितने पिछले 3-4-5 बार से जो ट्रेंड है वो यही कि जनरल कैटेगरी में 70 प्लस होनी चाहिए। बाकी कई बार बहुत डिपेंड करता है कि पेपर पे, जैसे पिछली बार की जो जनरली कट ऑफ थी वो तो शायद 90 सवाल, हाँ वो तो जो थे हाँ जो टॉपर थे उनके सवाल 90 थे, लेकिन जो एडमिशन हुए वो जो उसके पहले वाले थे, जो 2023 का जो जहाँ तक सिलेक्शन हुआ उससे और नीचे तक सिलेक्शन हुआ नंबर के हिसाब से जी। बाकी जो टॉपर थे 2024 के, उनके नंबर 2023 वाले टॉपर से ज़्यादा थे। तो ये कई बार डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा है, कि पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है या पेपर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी 70 क्वेश्चन तो लगभग होने ही चाहिए अगर जनरल कैटेगरी में है। बाकी थोड़ा सा EWS में 5-6 कम मान लीजिए, इसी के आसपास वो भी अभी ये नहीं कहते हैं। अभी हम लोग ये मान के चलें, इन लोग को अगर जानकारी ये चाहिए कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, 70 तो सवाल सही आपको करने ही करने हैं। बाकी कैटेगरी का लाभ क्या मिलना है वो तो एक बार पेपर के एनालिसिस के बाद हम लोग कम से कम 70 सवाल तो सही होने ही चाहिए आपको। और जनरल ऐसा ही समझ लें कि 70 के नीचे हैं तो खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल, 70 के नीचे थोड़ा सा अगर पेपर हार्ड भी रहा तो भी आपके 67-68 सवाल तो 67 या 68 सवाल तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिर बड़ा मुश्किल है। एक और सवाल है कि खैर इसको लेकर के हम लोग दोबारा बात कर लेंगे। आप हॉस्टल में रह भी रहे हैं, इसलिए एक लाइन में जानना चाहते हैं, महिलाओं से भी आपकी बात होती होगी, तो पुरुष जो छात्रावास है, जो मेल हॉस्टल है और जो फीमेल हॉस्टल है, LLM के लोग कितने लोगों को लगभग हॉस्टल मिल सकता है? LLM के 3 सीट्स हैं जो आपकी बॉयज़ हॉस्टल में है, जो 3 हैं जो आपको प्राइमा फेसी दी जाती हैं। और अगर इनकेस कि अगर सीट बच रही है या किसी ने अलॉटमेंट नहीं कराया है या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तब आपकी एप्लीकेशन अगर आप चाहते हैं तो चीफ प्रोवोस्ट ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पर विचार किया जाएगा। 3 ये मैं बॉयज़ हॉस्टल का बता रहा हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में भी लगभग ऐसे ही है कि 3 से 4 सीटें हैं, तो वहाँ भी वैसे ही है। अगर सीट बचती हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में सीट बिल्कुल नहीं बचती, क्योंकि लड़कियाँ और थोड़ा सा
जो बाहर पेरेंट्स जाने हैं के वो कारण, थोड़ा सा चाहते हैं कि हॉस्टल में रहें, क्योंकि यहाँ पे सुविधा ज़्यादा है, इकोनॉमिकली भी अच्छा पड़ता है और सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो लेकिन अभी इस बात को लेकर के तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि 3 या 4 सीटें हैं। ये तो मैंने आपकी केवल जानकारी के लिए इनसे सवाल पूछा। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए मैं तो कहूँगा, और हॉस्टल मिलना ना मिलना, अच्छा हॉस्टल नहीं मिलेगा तो फिर क्या बाहर बड़ी दिक्कत होगी रहने में? नहीं, ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होती, रहते तो हैं ही सब लोग। जैसे इस समय हमारे बैच में लगभग 70 के आसपास लोग हैं, हम लोग 6 लोग रह रहे हैं हॉस्टल में। उसके अच्छा, आपने 70 कह दिया तो लोग ये भी सुनेंगे तो उनके मन में आएगा कि सीटें 60 है, आप 70 बता रहे हो। 60 सीटें हैं, उसके अलावा 6 EWS की, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय और कॉलेज टीचर और फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सनल, जो ये वाले जो तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि 60 आपके लिए ही हैं, ये 10 जो हैं हाँ। ये कैटेगरी किसी भी रिजर्वेशन के लिए हैं। जी। और से थे तो एडमिशन तो 75 के आसपास हुए थे, लेकिन 75 के आसपास। बचे 70 ही लोग। अब आखिर में एक सीनियर छात्र होने के नाते, आपके कनिष्ठ हैं, जूनियर्स हैं, तो एक सीनियर छात्र होने के नाते लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम करने का क्या लाभ है, क्या अनुभव आपका विशेष है, साल भर का अनुभव? खैर आप तो पुराने छात्र भी यहाँ के रहे हैं, और क्या शुरुआत में क्या मुश्किल आपको आई थी, अगर आई थी तो, या फिर क्या आ सकती है, इसको लेकर के आप बता दीजिए। कि जो पहले मैं फ़ायदे ही बताना चाहूँगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, आप जज बनना चाहते हैं, आप एडवोकेसी करना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, या आप जुडिशल ऑफिसर बनना चाहते हैं, कहीं भी जैक में जाना, कहीं भी जाना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपको वो सिलेबस मिलेंगे जो आपके कोर हैं। उसके साथ साथ जो लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं वो लोग खासकर ध्यान दें कि यहाँ पे ऐसे सिलेबस हैं, स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पे, वो मान लीजिए आपकी 4 सब्जेक्ट में है स्पेशलाइजेशन। जब भी कभी आप आगे फॉर्म भरते हैं, जैसे कई सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के फॉर्म आते हैं जो रेलवे कराता है या कुछ और, उसमें पर्टिकुलर पूछा जाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ पे है, लेबर लॉ पे है, या आपने फॉरेंसिक साइंस पढ़ा था या क्या पढ़ा था। भले ही वो कई बार तो ऐसे मैंडेटरी हो जाता है, कई बार पूछ लेते हैं डिज़ायरेबल। तो स्पेशलाइजेशन जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जितने भी अन्य विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय हों चाहे वो राज्य स्तर के हों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आपको एलएलएम के पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में ही मिलेंगी। और एक तो राजधानी में है, हाई कोर्ट की एक बेंच भी यहाँ बैठती है, तो जिन लोगों को एडवोकेसी करनी है तो उनके लिए भी अच्छा है कि मान लीजिए आप क्लास करें, अगर क्लास नहीं चल रही है, आप समर वेकेशन है, अगर आपको जाना है तो आप कोर्ट भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, एक सवाल और है। लोगों के मन में ये भी है कि चूंकि 3 ईयर्स रूल आ गया है, और अब हम लोग, कुछ लोगों के मन में है, भले वो ना कहें कि अब हम इसलिए एलएलएम करने जा रहे हैं, तो अटेंडेंस को लेकर के एक बार आप स्पष्ट बता दीजिए, क्योंकि आप, और वही बताइएगा जो ऑथेंटिक है जी। अटेंडेंस को लेकर के। देखिए, अटेंडेंस मैंडेटरी है। इस बार का जो अभी जो हमारा 3rd सेमेस्टर शुरू हुआ है, उसमें साफ साफ दिशा निर्देश हैं कि सबकी अटेंडेंस रोज़ की। अब तो ऐसा भी नहीं कि आप प्रॉक्सी लगा देंगे कि मान लीजिए कि आप आज आपका हुआ, आप कल जाके अटेंडेंस किसी की लगवा दें, या मान लीजिए किसी ने आपकी वहीं लगा दी। रोज़ की रोज़ अटेंडेंस आपकी पोर्टल पे चढ़ जाती है। तो इस बार से सख्ती थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी अटेंडेंस आपकी, आप क्लास करने आइए, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही क्लास में। जो लोग थोड़ा सोचते हैं कि नहीं बैठे रहे हॉस्टल में या बाहर, क्लास आइए, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा ही। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो एलएलबी से बहुत अलग पढ़ाएंगे, एकेडमिक्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो आपको वो चीज़ें जो अलग, जैसे कि हम लोग, कई सारे लोग प्री निकल जाता है, थोड़ा मेंस में अटक जाते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए भी वहाँ बताया जाएगा। कुछ टीचर जब आप जाएंगे, फैकल्टी से थोड़ा बहुत मिलेंगे, तो आपको सब जगह फ़ायदा करेंगे। जो लोग, अगर कोई बैठ के ये सोच रहा हो कि मैं एलयू में एडमिशन ले लूँगा और प्रैक्टिस करता रहूँगा, या एलयू में एडमिशन ले करके मैं दिल्ली जा करके तैयारी कर लूँगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, इसमें दिक्कत तो होगी, बाकी तो फिर यहाँ आने पे ही पता चलेगा। देखिए, सख्ती थोड़ी सी ज़्यादा है, दिक्कत तो होगी बिल्कुल, कि आप सोचें कि नहीं यहाँ पे हम केवल एग्ज़ाम देने आएंगे और बाकी तो यहाँ सब चलता रहेगा। तो आपकी रोज़ की रोज़ अटेंडेंस लगेगी, फिर आपको 10 बार चक्कर काटने पड़े कि आप जाइए। अगर आपको यहाँ ये हो कि आप एकदम, आपके पैर बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है, एक तो यहाँ पे ओल्ड कैंपस लगभग 8 किलोमीटर दूर है, शायद उससे ज़्यादा ही है, तो आपको यहाँ वहाँ अगर जाना पड़े, फिर आप बढ़िया यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ आइए। तो अगर आपको इस चीज़ में सक्षम है तो, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस 0 रहेगी तो यहाँ से मना कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से मना हो गया, फिर आप जाइए एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस, वहाँ कहते रहिए कि हमारा ऐसा, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। देखिए, तो एकदम ना आना, तो फिर एलएलएम करने का मतलब ही क्या है? फिर लखनऊ से क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा फिर कहीं और से कर लें बाहर से, तो वहाँ एकदम नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से करना है तो देखिए, थोड़ा सा और सीटें भी कम हैं, और केवल विश्वविद्यालय में यहीं पे ही है आपका एलएलएम। 60-70 लोग करते हैं, 70-72 लोग हो जाएंगे। तो एकेडमिक्स में जिनको जाना है, जो लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा हम अपना करियर और देखें, 3 साल अगर आप पास हुए हैं अभी, और 3 साल आप कहीं का फॉर्म नहीं भर सकते जजशिप के लिए, तो कम से कम एकेडमिक्स में देखें, एकेडमिक्स में क्या आप और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में इंडिया में बहुत स्कोप है।
बहुत चीज़ें खाली हैं। आप रिसर्च पेपर लिखना सीख सकते हैं, आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं, बहुत कुछ है। आप बाहर की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, विश्वविद्यालय का क्रेडिट बड़ा अच्छा है बाहर। जैसे हम खुद ही बाहर की वाले 3 महीने कॉन्फ्रेंस की हैं अभी बीच में ही इंटरनेशनल, तो बड़ा अच्छा क्रेडिट है लखनऊ विश्वविद्यालय की। तो ये है कि आप को एक्सपोजर रहेंगे तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, एक्सपोजर आपको अलग अलग एरियाज़ पे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आने पे लाभ तो मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा है कि आप अगर करना चाहते होंगे, हाँ, ये नहीं है कि जैसे थोड़ा सा लोग जो चाहते हैं कि ये नालसार समझें इसको कि नहीं थोड़ा सा फैकल्टी पुश करेगी या कुछ ऐसा करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं, फैकल्टी बहुत प्रेशर नहीं डालेगी। ये बात आप डिमेरिट में बताने वाले थे क्या? नहीं, हाँ, ये चीज़ मैं उसमें कहने वाला था कि आप बहुत ऐसा मत सोच के आइए कि नहीं हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा तो बहुत वो कल्चर होगा, फैकल्टी पुश करेगी, नहीं ये करना है, मैंडेटरी होगी कि आप CV पे इतना काम करिए। स्वराज इशारों में कहना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय है, आप अपने ऊपर अगर काम करेंगे तो थोड़ी सी मदद आपकी यहाँ से हो जाएगी। देखिए कि और दूसरी चीज़, लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ BHU भी है, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय जितना मैंने देखा है, को करिकुलम में लखनऊ विश्वविद्यालय इन सबसे कहीं कम नहीं है, इन सबसे कहीं ज़्यादा ही है। यहाँ पर मैं इनको रोक करके इनके विषय में बता दूं कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी मूड कोर्ट एसोसिएशन के कन्वीनर रहे और ADLS सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट रहे, अभी वर्तमान में उसके स्टूडेंट एडवाइज़र हैं। तो इस वजह से इनकी जो बात है उस पर आप ये विश्वास कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो विश्वविद्यालय में हमारे परिसर में, खैर LLM आते आते आप लोग को लगता है कि आप अब काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उसका होने की एक गति है वो बहुत तेज़ है, बहुत बढ़िया है। LLM में आने के बाद जो आप जैसे जो लोग चाहते हैं कि हमको कहीं बाहर पढ़ना है या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में NLU में पढ़ना है, तो वहाँ पे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अपना पेपर पब्लिश कराते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी बाकी सबसे ज़्यादा मिलेगी। ये मैंने देखा है, मैंने खुद भी कई सारे पेपर पब्लिश कराए हैं विद ISSN, ISBN, इवन इंटरनेशनल जर्नल्स में भी। तो ये कि यहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी आपको, कई सारे टीचर्स मिलेंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी पे जाके लेक्चर्स लेते हैं, तो आपको ये सब एक्सपोजर अच्छा मिलेगा एकेडमिक्स के रिगार्डिंग। और बाकी अगर आप जुडिशरी और APO या जिनकी ट्रेडिशनल जो चीज़ें उन पे अगर आप काम करना चाहते हैं या जिन पे तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ भी कोर लॉज हैं, वो तो आपकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से अच्छा, यहाँ कोर लॉज की आपने बात करी, क्या अपने यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं या कोई मेथड अलग है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में LLM या कोई स्पेशलाइजेशन है? ये स्पेशलाइजेशन आपका जो पहला और दूसरा सेमेस्टर है जी, यहाँ पे आपको फिक्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद बाकी पहले सेमेस्टर में क्रेडिटेड कोर्स है जो वैल्यू एडेड है, जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाया जाता है जी। बाकी थर्ड सेमेस्टर से आपको चॉइस मिलेंगी, 2 इलेक्टिव पेपर्स मिलेंगे आपको, उसमें चॉइस अलग अलग रहती हैं। जैसे मान लीजिए फैमिली लॉ है या फैमिली लॉ है, एंड सिक्योरिटी लॉ है, फॉरेंसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्राइम है, इन सबको ऐसे मिला के आपको 4 से 5 इलेक्टिव पेपर्स मिलेंगे। इलेक्टिव पेपर 1 में 4 से 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे 4 से 5 ऑप्शन आपके इलेक्टिव पेपर 2 में थर्ड सेमेस्टर। इस बात को आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, इन्होंने बताया उसके साथ मैं जोड़ दूं कि स्पेशलाइजेशन ना कह करके उसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS कहा जाता है। और ये हमारे यहाँ मुझे लगता है नया भी है, शायद 2 जगहों पर ऐसा है, 2021 से, तो नई चीज़ भी है। तो आपका स्पेशलाइजेशन भी एक तरीके से हो जाएगा और साथ ही साथ आपका शुरुआत का साल जो है वो आप सब पढ़ोगे। और एक चीज़ अच्छी है विश्वविद्यालय में कि UGC की जितनी भी गाइडलाइन आती हैं वो हम सबसे पहले इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इवन BCI की भी जो गाइडलाइन है हम लोग वो सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करते हैं। NEP भी आया तो भी सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको अडॉप्ट किया। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको जो एक जो कहते नहीं बहुत देसी भाषा में जो एक सिरे से चीज़ चली आ रही होती है, उससे वो चीज़ तो ऐसा है कि उसमें भी कई सारे चेंजेस मिलेंगे। वो ऐसा ही नहीं मिलेगा कि जो 2007-10 में हो रहा था, उससे भी आपको जो नई चीज़ें हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि जो नई चीज़ें आपको कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगी। लेकिन इसमें बस एक जो चीज़ है वो ये है कि आप कितने योग्य हैं या आप कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आपके इंटरेस्ट पे बड़ा डिपेंड करेंगी चीज़ें। स्टार्ट है। तो अब हम लोग अंत में स्वराज जी अपनी शुभकामनाएं दीजिए और जो बचे हुए समय में क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। जो बचा हुआ समय है उसमें बहुत पैनिक ना करें, केवल अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करें, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को देखें, बाकी बहुत परेशान ना हो जाएं। और पेपर सबका अच्छा ही होगा। सबको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि बढ़िया है। आप आइए, इस प्रेस्टीजियस लखनऊ विश्वविद्यालय का हिस्सा बनिए और यहाँ पे अध्ययन करिए और अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। इसीलिए मैंने इस वीडियो के एंड में ये बैकग्राउंड दिखाना जरूरी समझा है। विश्वविद्यालय का ये गेट है, पहले भी कई वीडियो में मैंने दिखाया है, और ये वो विधि संकाय है जहाँ पे एडमिशन आप लेना चाहते हैं। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, स्वराज की ओर से, कि आप सभी इस विश्वविद्यालय में और इस परिसर में अपना प्रवेश सुनिश्चित करें और इसी द्वार से अंदर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।